हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अमेरिका के संविधान में मैं आपको कांग्रेस करवा रही हूँ। इसी कड़ी में आज जो सीनेट के बारे में मैंने आपको पिछली टर्म पे करवाया था। आज सीनेट की शक्तियाँ और कार्य, पावर्स ऑफ फंक्शन ऑफ द सीनेट। अमेरिकी संविधान का निर्माण करने में शक्ति विभाजन के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया था। संविधान निर्माताओं का विचार था कि राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों पर अंकुश रखने वाली एक संस्था होनी चाहिए, जिससे इन दोनों में कोई भी संस्था तानाशाही उत्पन्न न करे। सीनेट की रचना इसी रूप में की गई है। सीनेट की शक्तियाँ और कार्यों का जो अध्ययन है वो विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। पहला है व्यवस्थापिका के संबंध में कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका का जो द्वितीय सदन कानून निर्माण की शक्ति में गौण होता है, लेकिन अमेरिकी सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। सीनेट की कानून निर्माण संबंधी शक्तियों की जो निम्न प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तीन प्रकार के विधेयकों में जो सीनेट की शक्तियां हैं। साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। वो तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन इसको स्वीकार न कर लें। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को समान स्थिति प्राप्त है। संविधान में संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऐसे प्रत्येक विधेयक पारित समझे जाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से पारित करें। तीसरा जो विधेयक है वो है वित्तीय विधेयकों के संबंध में संविधान प्रतिनिधि सभा को अवश्य ही कुछ उच्च स्थिति प्रदान करता है। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक का प्रारंभ जो है प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है, सीनेट में नहीं। किंतु संविधान यह कहता है कि सीनेट वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की भांति संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है, लेकिन वित्तीय विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जब कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकार कर देंगे। सीनेट के वित्तीय विधेयक के संशोधन करने के अधिकार का अर्थ यह है कि वह उसके पास भेजे गए बजट या अन्य विधेयक को नए सिरे से बनाने का अधिकार रखती है। कभी कभी तो सीनेट किसी विधेयक को इतना संशोधित और बदल देती है कि संबंधित विधेयक शीर्षक के अतिरिक्त सब कुछ बदल जाता है। उदाहरण के लिए राजस्व में सीनेट ने 847 संशोधन प्रस्ताव किए थे। इस प्रकार से सीनेट जो है संशोधित वित्तीय विधेयकों को कर सकती है। दूसरी जो शक्तियाँ कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में प्रमुख शक्तियाँ जो है 3 प्रकार की हैं सीनेट के पास। पहली कार्यपालिका क्षेत्र में प्रथम जो शक्ति है वह नियुक्तियों के संबंध में पुष्टि करना। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियाँ वह तभी होंगी जब सीनेट साधारण बहुमत से उनको अनुमति दे देगी। राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्तियाँ करता है। पहले प्रकार की नियुक्तियाँ वे हैं जो राष्ट्र से संबंधित होते हैं, जैसे राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च सैनिक अधिकारी। दूसरे प्रकार की नियुक्तियाँ उन संघीय अधिकारियों की होती हैं जो किसी राज्य में की जाती हैं, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्ट मास्टरों के कुछ वर्ग, जिला न्यायवादी तथा मार्शल इत्यादि। पहले प्रकार की जो नियुक्तियां हैं सामान्यतः सीनेट के द्वारा इस आशा के साथ स्वीकार कर ली जाते हैं कि राष्ट्रपति दूसरी श्रेणी की नियुक्तियों में उसे परामर्श करे। वर्तमान समय में अमेरिका में सीनेटोरियल शिष्टाचार की प्रथा जो है प्रचलित है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्ति करे उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से सलाह कर ले। यदि वरिष्ठ सीनेटर उसके दल से संबंधित नहीं हैं तो उसके द्वारा जो जूनियर है सीनेटर उससे सलाह किया जा सकता है। यदि दोनों ही सीनेटर राष्ट्रपति के दल से संबंधित नहीं हैं तो वह सीनेटरों से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटरों से सलाह कर लेता है, चाहे वह विरोधी दल का ही क्यों हो, जिससे सीनेट में उन नियुक्तियों का विरोध न हो। दूसरे प्रकार का जो कार्य है कार्यपालिका क्षेत्र में वो है राष्ट्रपति जो है महत्वपूर्ण संधियां दूसरे देशों के साथ करता है। राष्ट्रपति विदेशों के साथ अपनी की गई संधियां उस समय तक लागू नहीं कर
पाएगा जब तक सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले। सीनेट की यह शक्ति महत्वपूर्ण है। सीनेट अपनी शक्ति के आधार पर विदेशी संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति की भागीदार बनती है। सीनेट अपनी शक्ति के संबंध में सदैव सतर्क रहती है। अवसर पड़ने पर कुछ संधियों को अस्वीकार भी कर देती है। प्रशासनिक समझौते की प्रथा के कारण सीनेट की संधियों को स्वीकार करने की शक्ति का महत्व कम हो गया है। प्रशासनिक समझौते का प्रयोग सीमित रूप में ही किया जा सकता है। प्रशासनिक समझौते सभी बातों के संबंध में संधि के विकल्प नहीं हो सकते। विदेशी संबंधों के क्षेत्र में राष्ट्रपति अपनी सीमाओं से परिचित है और वर्तमान समय में उसके द्वारा वैदेशिक संबंधों का संचालन सीनेट की समिति के निकट संपर्क में रहते हुए ही किया जा सकता है। तीसरे प्रकार की जो शक्तियां हैं कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की, वो है युद्ध की घोषणा से संबंधित। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। सीनेट अपनी प्रथम 2 कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग तो अकेले ही करती है, किंतु तीसरी शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर किया जाता है। अर्थात दोनों सदन मिलकर युद्ध की घोषणा की शक्ति का प्रयोग करते हैं। सीनेट की अगली जो शक्ति है वो है जांच की शक्ति। सीनेट को जांच करने का अधिकार है, किंतु सीनेट ने अपनी शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है और सीनेट की इस जांच के आधार पर उचित भी ठहराया जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को प्रकाश में लाने का यही एकमात्र उपाय है। सीनेट की अगली जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में सीनेट जो है महाभियोगों की जांच का अधिकार रखती है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई जो है सीनेट में होती है और उस पर निर्णय सीनेट का होता है। महाभियोग की सुनवाई करते समय न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना और शपथ दिलाना आदि कार्य करती है। महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अभी तक सीनेट के द्वारा कुल 12 बार महाभियोग के प्रस्तावों की जांच की गई है। इनमें से 4 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। 1868 में राष्ट्रपति जॉनसन पर महाभियोग लगाया गया था, किंतु वो असफल रहा। इस प्रकार से सीनेट को इस क्षेत्र में न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। इसके अलावा अन्य शक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है। सीनेट निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। विशेष दशा में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों में से एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन और उनकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों के निर्णय का अधिकार भी प्राप्त है। इस प्रकार से सीनेट जो है अधिक शक्तिशाली सदन है। संविधान और परंपराओं के आधार पर सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो विश्व में किसी भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है। इन शक्तियों के आधार पर सीनेट का महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट प्रतिनिधि सभा के समक्ष है। यह बात न केवल साधारण विधेयक वरना वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी सही है। सीनेट की नियुक्तियों की पुष्टि, संधियों की पुष्टि करना ऐसी 2 शक्तियां हैं जिनके आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति के शक्तियों में साझेदार बनती है। नियुक्तियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट आंतरिक और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करती है और संधियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट के द्वारा वैदेशिक संबंधों का संचालन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सीनेट की इन शक्तियों के कारण उसके सम्मान में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस योग्य और राजनीतिक दृष्टि से सीनेट अधिक प्रभावी और शक्तिशाली संस्था है, क्योंकि इसका निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष होता है और सदस्य संख्या कम होने के कारण सीनेट जो है कांग्रेस में अधिक प्रभावशाली तरीके से अपनी भूमिका को अदा करती है। धन्यवाद।